आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला। 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाएं रद्द तो 12वीं की परीक्षाएं फिलहाल के लिए कर दी गई है स्थगित। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर इस राज्य की सरकार का बड़ा फैसला, एमबीबीएस के छात्रों की लगेगी कोविड ड्यूटी, संक्रमित मरीजों का करेंगे इलाज। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर पोस्ट ऑफिस खाताधारकों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने बदल दिए हैं नियम, ग्राहकों को होगा सीधा फायदा। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए एक जरूरी खबर है। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए एक बड़ा अपडेट है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन को लेकर यहाँ पर बैंकों ने यहाँ पर एक बड़ा तोहफा दिया है। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले लोगों के लिए एक बड़ा अपडेट है। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर ये बड़ी खबर है। 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाएं रद्द, 12वीं परीक्षा फिलहाल के लिए टाली गई। देश भर में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सीबीएसई की 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा फिलहाल के लिए टाल दी गई है। 10वीं के नतीजे बोर्ड द्वारा तैयार किए गए मापदंडों के आधार पर तैयार किए जाएंगे। 12वीं कक्षा की परीक्षा बाद में होगी। बोर्ड 1 जून को यहाँ पर स्थिति की समीक्षा करेगा। वही स्थिति की समीक्षा के बाद में फैसला लिया जाएगा। वही परीक्षाओं की शुरुआत से पहले कम से कम 15 दिन का नोटिस यहाँ पर दिया जाएगा। ये जानकारी शिक्षा मंत्रालय ने दी है। वही केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा है कि 4 मई से 14 जून तक आयोजित होने वाली 10वीं बोर्ड परीक्षाओं को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। वही 10वीं क्लास के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा के लिए भेजा जाएगा। अगर कोई छात्र मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं है तो कोरोना से हालात सामान्य होने पर परीक्षा वो दे सकता है। वही सीबीएसई की परीक्षाओं को रद्द करने और आगे बढ़ाने को लेकर उठ रही मांगों के मद्देनजर पीएम मोदी ने आज शिक्षा मंत्रालय के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। इस बैठक में फैसले के बाद ही शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा को रद्द और स्थगित करने की घोषणा यहाँ पर की है। बात करते हैं अगले अपडेट की, तो बोर्ड परीक्षा को लेकर एक और अपडेट। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं राजस्थान में कर दी गई है स्थगित। सीबीएसई के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी बड़ा फैसला करते हुए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को स्थगित कर दिया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह फैसला यहाँ पर किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कक्षा 8वीं बोर्ड और 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को सीधी अगली कक्षा में प्रमोट करने की घोषणा की है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने एक साक्षात्कार में बताया है कि राज्य में 15 दिन बाद कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करने के बाद राजस्थान के अंदर जो बोर्ड परीक्षा है उनके ऊपर यहाँ पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वहीं जयपुर में बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित होने वाले 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित यहाँ पर कर दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने 8वीं बोर्ड के छात्र छात्राओं और 9वीं कक्षा और 11वीं के छात्रों को भी अगली कक्षा में यहाँ पर प्रमोट करने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए बड़ी खबर। पीएम किसान निधि को लेकर अगर कोई भी है समस्या तो इन नंबरों पर करें कॉल, तुरंत होगा समाधान। अगर आपने भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उसके बाद भी आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए या फिर आपको किसी और तरह की कोई समस्या है, तब आपको दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से लैंडलाइन नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर जारी कर दिया गया है, जिन नंबरों पर आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। आप भी केंद्रीय कृषि मंत्रालय से इसकी शिकायत यहाँ पर कर सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई ये योजना किसानों से जुड़ी सबसे बड़ी योजना है और सरकार की कोशिश है कि सभी किसानों के खाते में ये पैसे पहुंचे। इसके लिए सरकार ने कई तरह के नए प्रयास यहाँ पर सरकार करती रहती है। सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र का लेखपाल और कृषि अधिकारी से संपर्क करना होगा इस योजना से जुड़ने के लिए। उन्हें आपकी ये जानकारी देनी होगी। अगर आपकी बात ये लोग नहीं सुनते हैं तो आप इससे जुड़े हेल्पलाइन नंबर पर भी फ़ोन कर सकते हैं। आपको बता दें कि सोमवार से शुक्रवार तक पीएम किसान हेल्प डेस्क या फिर ईमेल आईडी pmkisan.gov.in पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से अगर आपका काम नहीं बनता है तो या फिर आप कॉल करके भी आप पर इसमें अपनी जो हेल्प है वो ले सकते हैं। ये आपको फ़ोन नंबर हम बताते हैं। फ़ोन नंबर है 01123381092। इस नंबर पर कॉल करके भी आप यहाँ पर अपनी समस्या का हल करवा सकते हैं। तुरंत यहाँ पर हल होगा। आपको बता दें कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी ये जो किसानों के लिए स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसलिए किसानों को कई तरह की सहूलियतें इसमें दी जाती है। इसी में एक हेल्पलाइन नंबर जिसके जरिए देश में कोई भी किसी भी हिस्से में किसान सीधे कृषि मंत्रालय से संपर्क कर सकता है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला, एमबीबीएस के छात्रों की लगेगी इस बार कोरोना की ड्यूटी, कोरोना संक्रमित मरीजों का करेंगे इलाज। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण और मरीजों को बेहतर इलाज के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एमबीबीएस के छात्रों को कोविड ड्यूटी पर लगाने का फैसला यहाँ पर किया है।
वही फैसले के मुताबिक एमबीबीएस के चौथे और 5वें वर्ष के जो छात्र हैं उनको कोविड ड्यूटी करनी होगी। वही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में यहाँ पर निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही कोविड के इलाज के लिए साधनों को बेहतर बनाने के लिए निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं को भी अधिकृत करने का फैसला यहाँ पर लिया गया है। वही योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश कोरोना की समीक्षा बैठक के दौरान यहाँ पर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि संक्रमितों की वजह से यहाँ पर कोरोना मरीजों की वजह से एमबीबीएस के छात्रों की परीक्षा निरस्त हुई है, इसलिए आज से उनकी ड्यूटी अस्पतालों में लगाई जाए ताकि अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी से कुछ यहाँ पर हद तक निपटा जा सके। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केजीएमयू समेत कई सरकारी कॉलेज में कई डॉक्टर व चिकित्सा अधिकारी कोरोना संक्रमित है। इस बीच यह भी शिकायत आ रही है कि अस्पतालों में डॉक्टर की कमी हो रही है, इसलिए सरकार ने ये बड़ा यहाँ पर फैसला लिया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने बदल दिए है नियम, ग्राहकों को होगा सीधा फायदा। अगर आपका भी पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है तो आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मिनिमम अकाउंट बैलेंस को लेकर चार्जेस में यहाँ पर बदलाव किया है। इसको लेकर 9 अप्रैल को वित्त मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर पेनल्टी राशि को आधी कर दिया गया है। अगर पोस्ट ऑफिस में सेविंग अगर आपका अकाउंट है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेविंग खाते से जुड़े नियमों में यहाँ पर ये बदलाव किया गया है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खबर में ये बताया गया है कि सरकार ने कुछ लोगों को पोस्ट ऑफिस में जीरो बैलेंस बचत खाता खोलने की अनुमति देने के लिए इसके नियमों में यहाँ पर बदलाव किया है। मौजूदा समय में पोस्ट ऑफिस बचत खातों में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी है, ऐसा नहीं करने पर चार्जेस लगते हैं। वही डाकघर की बचत योजनाओं में लोग सुरक्षित विकल्प के तौर में यहाँ पर निवेश करते हैं। डाकघर में लोग सुरक्षित निवेश के रूप में यहाँ पर निवेश करते हैं। इसमें निवेश किए गए पूरे पैसे की 100% यहाँ पर सुरक्षित रहने की गारंटी यहाँ पर रहती है। इसकी जमाओं पर सेवरियन गारंटी होती है, यानी अगर पोस्ट ऑफिस में आपका खाता यहाँ पर पोस्ट ऑफिस खाता धारक का पैसा लौटाने में विफल रहता है तो सरकार निवेशकों के पैसों की गारंटी यहाँ पर लेती है। वही वित्त मंत्रालय ने पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट को लेकर यहाँ पर 9 अप्रैल 2021 को नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें बताया गया कि डाकघर में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कौन कौन खोल सकता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। वही कोई भी इंडिविजुअल यानी कोई भी आम व्यक्ति इसमें खाता खोल सकता है जो किसी भी सरकारी कल्याण योजना का पंजीकृत सदस्य हो। नाबालिग अभिभावक द्वारा जिसका नाम किसी भी सरकारी लाभ के लिए रजिस्टर्ड है वो भी खाता खुलवा सकता है। इन लोगों द्वारा खोला गया बेसिक सेवन अकाउंट जीरो बैलेंस का होगा, लेकिन एक से ज्यादा जगह पर नहीं खुलवाया जा सकता ये खाता। सरकारी कल्याणी योजनाओं में और किसी भी अन्य स्कीम का पैसा सीधा इस खाते में जमा किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 15, 16 और 17 अप्रैल से चलेगी कई अनारक्षित ट्रेनें। यूपी, बिहार और हरियाणा के यात्रियों को होगा फायदा। दिल्ली एनसीआर के ट्रेन यात्रियों के लिए राहत की खबर यहाँ पर आ रही है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उत्तरी रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 15, 16 और 17 अप्रैल को कई अनारक्षित ट्रेनों का संचालन करने का फैसला किया है। 15 अप्रैल से चलने वाली अनारक्षित ट्रेन यहाँ पर लोगों की राह को आसान करने लगेगी। वही उत्तरी रेलवे ने ट्वीट करके यहाँ पर बताया है कि 15, 16 और 17 अप्रैल से चलने वाली अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की सूची जारी की जा चुकी है। यहाँ पर आपको बता दें कि इन ट्रेनों में सवार होने से पहले सभी यात्रियों का मास्क और यहाँ पर तापमान की जांच की जाएगी। यात्रा के दौरान किसी भी यात्री अगर कोई कोरोना के लक्षण उसमें नजर आते हैं तो उसको तुरंत यहाँ पर उसका टेस्ट करवाया जाएगा। वही अब हम आपको बता दें कि 15 अप्रैल से शुरू होने वाली ट्रेनों की लिस्ट। तो 15 अप्रैल को मुरादाबाद से गाजियाबाद ट्रेन चलेगी। इसके बाद में यहाँ पर नजीबाबाद से गजरोला ये ट्रेन भी यहाँ पर चलेगी। इसके अलावा 16 अप्रैल की बात करते हैं। 16 अप्रैल को सीतापुर सिटी से कानपुर और यहाँ पर शाजापुर से सीतापुर सिटी एक ट्रेन चलेगी। इसके अलावा 17 अप्रैल को शुरू होने वाली ट्रेनों की लिस्ट की बात करें तो 17 अप्रैल को कानपुर से सीतापुर सिटी और यहाँ पर सीतापुर सिटी से शाजापुर तक एक ट्रेन यहाँ पर चलेगी। वही उत्तरी रेलवे से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से अनारक्षित ट्रेनों को स्पेशल ट्रेनों का नाम दिया गया है। ऐसे में इन स्पेशल ट्रेनों का किराया पैसेंजर ट्रेनों जैसा किफायती नहीं होगा, बल्कि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की तरह ही होगा। अनारक्षित ट्रेनों में सफर करने के लिए लोग स्टेशन पर टिकट बुक कर काउंटर से वो टिकट वगैरह वो ले सकते हैं। इसके अलावा टिकट बुकिंग काउंटरों पर भीड़ रोकने और कोरोना वायरस महामारी के इस समय शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करने के लिए भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो जनधन खाता धारकों के लिए चेतावनी, अगर किया ये काम तो देना होगा जुर्माना। केंद्र सरकार की ओर से देश की जनता के लिए जनधन खाता की सुविधा दी जाती है। अगर आपने भी जनधन खाते के तहत बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ओपन करा रखा है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। वैसे तो जीरो बैलेंस का ये खाता होता है, लेकिन हाँ, अगर आप एक बात का अगर ध्यान नहीं रखा आपने तो खाताधारकों को जुर्माना लग सकता है। ये आपको बताते हैं कि आखिर किन खाताधारकों को कब जुर्माना लग सकता है। आपको बता दें कि बैंक जीरो बैलेंस के लिए चार्ज की वसूली नहीं करता है, लेकिन अगर आप फ्री सीमित
लेन देन से ज़्यादा पैसे की ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप पर जुर्माना लग सकता है। बैंक ऐसे बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खाताधारकों के साथ यहाँ पर कर रहे हैं। वही अगर आपने जनधन खाते के तहत बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया है तो आप मंथली सिर्फ 4 बार लेन देन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा लेन देन करने पर आप पर बैंक की ओर से जुर्माना लगाया जाता है। आपको बता दें कि प्रति ट्रांजेक्शन पर 4 पूरे होने के बाद में प्रति ट्रांजेक्शन पर 20 रुपये का जुर्माना लगता है। और ख़ास बात यह है कि बैंक यूपीआई और किसी भी तरह के यहाँ पर किए गए डिजिटल लेन देन को भी इसमें यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। वही देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक इसी तरह के खातों पर यहाँ पर 17.70 रुपये का चार्ज यहाँ पर वसूलते हैं। एसबीआई ने वित्त वर्ष 2014 से लगाकर 2015 में, वही 2014-15 से लगाकर 2019-20 तक 5 सालों के दौरान करीब 12 करोड़ यहाँ पर जनधन खाताधारकों से लगभग 300 करोड़ रुपए वसूले हैं। वही पंजाब नेशनल बैंक ने यहाँ पर 3.9 करोड़ जनधन खाताधारकों को इस अवधि के दौरान यहाँ पर 9.9 करोड़ रुपए वसूले हैं। वही जनधन खातों के जो फायदे हैं उसको बताते हैं। 6 महीने के बाद उसमें ओवरड्राफ्ट की आपको सुविधा मिलती है। 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है। वही 30,000 रुपए तक का लाइफ कवर जो कि लाभार्थी की मृत्यु पर योग्यता शर्तें पूरी करने पर मिलता है। वही डिपॉजिट पर आपको ब्याज मिलता है। वही खाते के साथ फ्री मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी यहाँ पर इस जनधन खाते के दौरान आपको दी जाती है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो इन 2 राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 30 अप्रैल के बाद बढ़कर मिलेगी सैलरी। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दोनों ही राज्यों में 6वां वेतन आयोग है उसके चलते सरकारी कर्मचारियों की जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी होने जा रही है। वही पंजाब के अमृतसर सरकार ने मई से कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान जो मान था उसे यहाँ पर लागू करने का ऐलान किया, जबकि पंजाब इस जो सरकार के फैसले से पंजाब के अंदर 3.25 लाख के आसपास कर्मचारियों को फायदा होगा। वही 3 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को भी इस घोषणा का फायदा होगा। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो भारत में कोरोना के टूटे हैं सभी रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटों में भारत में 1,84,000 से ज्यादा आए हैं पॉजिटिव। 1,000 से ज्यादा लोगों की हुई है पिछले 24 घंटों में मौत। भारत में कोरोना बेकाबू हो चुका है और कोरोना का जो ग्राफ है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। रोजाना संक्रमण के जो नए केस है वो 2 लाख के करीब पहुंचे जा रहे हैं। वही साल पहली बार कोरोना से रोजाना मौतों का आंकड़ा भी 1000 पार गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत में 1,84,372 नए कोरोना केस आए हैं और 1,027 लोगों की जान गई। हालांकि 82,339 लोग पिछले 24 घंटों में ठीक हुए। इससे पहले कल यहाँ पर 1,61,000 के आसपास कोरोना के केस आए थे। पिछले साल 2 अक्टूबर को भारत में 1,069 लोगों की मौत हुई। उसके बाद में ये मौतों का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। जो भारत में जो टोटल कोरोना केस है उनकी संख्या 1,38,73,000 पार हो चुकी है। वही कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,23,36,000 हो गई है। वही कुल जो एक्टिव केस है भारत में फिलहाल वो 13,65,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। कुल मौतें भारत में 1,72,000 हो चुकी है। कुल कोरोना टीकाकरण भारत में 11,11,69,000 के आसपास यहाँ पर हो गए हैं। वही बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 60,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 281 लोगों की मौत इस राज्य में हुई है। वही राज्य सरकार ने हालातों पर गौर करते हुए यहाँ पर 14 अप्रैल रात 8 बजे से लगाकर 15 दिनों तक का राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू की घोषणा यहाँ पर की है। नए मामलों के सामने आने के बाद राज्य में अब संक्रमितों की कुल संख्या 35 लाख पार पहुंच गई है। वही संक्रमितों के मामलों में चिंताजनक तरीके से बढ़ने से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर 14 अप्रैल से 15 दिनों का राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू यहाँ पर लगाने की घोषणा मंगलवार को कर दी थी। वही देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो चुका है। वही 13 अप्रैल तक देश भर में 11,11,69,000 के आसपास कोरोना की डोज दी जा चुकी है। बीते दिन 26,46,000 लोगों को कोरोना के टीके लगे हैं। वही कोरोना की दूसरी खुराक देने का अभियान 13 फरवरी से भारत में शुरू हुआ है। 1 अप्रैल से भारत में 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। वही भारत में मृत्यु दर 1.25% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में यहाँ पर 89% है। एक्टिव केस बढ़कर भारत में 9% से ज्यादा हो गया। वही कोरोना एक्टिव केसों के मामले में भारत अब दुनिया के तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। वही देश के अन्य राज्यों में जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में, इसके बाद में यहाँ पर बढ़ रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। वही इन राज्यों के अलावा यहाँ पर राजस्थान में भी कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में जो कोरोना का मरीजों का आंकड़ा है वो यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान में जो कोविड केस है वो लगातार बढ़ रहे हैं। वही राजस्थान के अंदर जो कोरोना संक्रमितों की मरीजों की संख्या है उसे लगातार बढ़ते देखते हुए सरकार भी यहाँ पर लगातार कोशिश में है कि यहाँ पर जो कोरोना के जो एक्टिव केस है इनको कम किया जाए। वही पिछले 24 घंटों में राजस्थान में 5,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वही 28 मरीजों की मौत राजस्थान में पिछले 24 घंटों में हुई है।
वहीं राजस्थान के अंदर टोटल ये 5,528 नए मामले सामने आए हैं। वह राजधानी जयपुर में पिछले 24 घंटों में 989 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही राजधानी में एक्टिव केसों की संख्या पहली बार 40,000 का आंकड़ा पार करते हुए 40,790 पहुंच गई। इससे पहले कल राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,771 परसों यहाँ पर थी। वही 25 लोगों की जान गई थी। वही मंगलवार को भले ही नए मामलों की संख्या में कमी आई हो, लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़ने से राज्य की सरकार की जो चिंता है वो यहाँ पर बढ़ गई है।